सामने खड़ी गोरी और सुंदर गीशा को देखते हुए काला बड़ा मुखिया अचानक उत्साहित हो गया और उसके साथ बात करने की योजना बनाई। यह देखकर छोटाची कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह मजबूरी में अमीर के इरादों के साथ चला और अपने शरीर की छवि को खोल दिया। लेकिन जैसे ही वह धैर्य खोकर आगे बढ़ने लगा, उसके पीछे व्यवस्थित खड़े योद्धाओं में से धीरे धीरे एक काला साया बाहर आने लगा। इस समय दरवाजे के बाहर खड़े छोटे भाइयों को घर के अंदर के खतरे का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। दरअसल कुछ समय पहले अंडरवर्ल्ड में बड़ा हंगामा हुआ था और कई पुराने बड़े लोग रहस्यमय व्यक्ति के द्वारा हत्या का शिकार हुए थे। जब जियांग ने इस खबर का पता लगाया, उन्होंने तुरंत फुगुई को पहाड़ी के ऊपर स्थित विला में स्थानांतरित कर दिया और अपने साथी को आदेश दिया कि वे इसे पूरी तरह से घेरे रहे। घर के अंदर बाहर कोई भी कोना ऐसा नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जा सके, यहाँ तक कि कोई मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती थी। पर फुगुई को यहाँ बहुत ऊब लग रही थी और उन्होंने जियांग को खुद के लिए कुछ मनोरंजन खोजने का आदेश दिया। बॉस की सुरक्षा के लिए सोचते हुए वह इस आदेश को अस्वीकार करना चाहता था, परंतु फुगुई के वेयन के कारण चांगे बस मजबूरी में आदेश का पालन कर सका और बाहर से उसके लिए एक ईजी ढूंढ लाया ताकि वे फुगुई के साथ रहकर उसका मन बहला सके। लेकिन जब उसने फुबाई माओमेदे शाओशी को देखा तो उसके मन में गलत विचार उठने लगे और वह कुछ दिलचस्प करने की योजना बनाने लगा। जेगो फुगुई ने जैसे ही कुछ करने का इरादा किया, सीके ने पीछे से उसके पास आते हुए अपनी याओ जंद पेइदाओ धीरे धीरे बाहर निकाली। जब फुगुई को गड़बड़ी का एहसास हुआ, तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मुड़कर यह दृश्य देखने वाले छोटे ची ने सोचा कि अब वह बच नहीं पाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रहस्यमय व्यक्ति ने बेवजह किसी को नहीं मारा। जब तक कड़ा भाई को गड़बड़ी का एहसास हुआ, फुगुई की लाश ठंडी हो चुकी थी। उसने छोटे ची से पूछा कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति तब तक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था।